तो पार्लियामेंट्री कमेटीज यानी कि संसदीय समितियां। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि संसदीय समितियां हम आपके कहते कैसे हैं। तो नेक्स्ट याद रखना कि बे समितियां जिनके सदस्य आपके कौन हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्हें कहते हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ आगे समझना कि पार्लियामेंट्री कमेटी दो प्रकार की होती है, परमानेंट और दूसरा आपके एडॉक। परमानेंट कमेटी भी होती हैं जो हमेशा एग्जिस्टेंस में रहती हैं, और एडॉक कमेटी वो होती हैं जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाई जाती हैं, और प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद इनको डिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है। अब परमानेंट कमेटी में फिर आपके दो कमेटी होती हैं जो हमेशा एग्जिस्ट रहती हैं, फाइनेंशियल कमेटी और डिपार्टमेंटल कमेटी। ठीक। अब नेक्स्ट आगे देखें हम फाइनेंशियल कमेटीज एंड डिपार्टमेंटल कमेटीज। तो एडॉक कमेटी तो किसी स्पेसिफिक पॉइंट के लिए गठित होंगी। ठीक है। कोई भी समस्या देश में आई उसके लिए गठित की जाएंगी। जैसे मान लो कि एग्रीकल्चर बिल पे क्या समस्या है, एडॉक कमेटी का गठन होगा, वो बताएगी कि इसमें क्या सुधार हो सकता है। ठीक। सुधार हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये तो डिजोल्व हो गई सिफारिशें देके। ठीक है। अब इसके बाद परमानेंट कमेटी जो हमेशा अस्तित्व में रहेंगी, तो इसमें फिर दो, एक फाइनेंशियल कमेटी और एक डिपार्टमेंटल कमेटी। तो सबसे पहले देखते हैं हम फाइनेंशियल कमेटी। तो फाइनेंशियल कमेटी जो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड होती है। ठीक। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि लोक लेखा समिति। ठीक है। दूसरी एस्टीमेट कमेटी, अनुमान या प्राकलन समिति। तीसरा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग यानी सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। तो जो आपके पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, इस कमेटी का गठन हुआ था 1921 में। ठीक। दूसरा याद रखना, इस कमेटी में टोटल 22 सदस्य हैं, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। ठीक है। अब यहां प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 1 साल। दूसरा याद रखना, इलेक्शन कैसे होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था। ठीक। मतलब जिस पार्टी के आपके जितने एमपी होंगे, जितने परसेंट एमपी होंगे, उतने परसेंट सदस्य उस पार्टी के होंगे यहां। ठीक है। इसके बाद याद रखना, इस कमेटी का जो चेयरमैन होगा हमेशा अपोजिट पार्टी से होगा ये। ठीक। और नेक्स्ट फंक्शन, पार्लियामेंट में जो सीएजी की रिपोर्ट इंट्रोड्यूस होती है उसको चेक करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो लोकलेखा समिति का काम क्या है, पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस होने वाली सीएजी रिपोर्ट को चेक करना। ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ, तो हमेशा रूलिंग पार्टी से चाहिए, लेकिन परंपरा के रूप में ये ब्रिटिश टाइम से परंपरा चली आ रही है। ठीक है। 1921 में ब्रिटिश टाइम से कमेटी, कुछ परंपराएं होती है ना जिन्हें हम फॉलो करते हैं, जिनका कोई कारण नहीं होता। ठीक है। अब एस्टीमेट कमेटी की अगर हम बात करें आपके, तो इस कमेटी का गठन हुआ था आपके 1950 में, और इस कमेटी में टोटल सदस्य होते हैं कितने, 30। ठीक है। यह याद रखना कि सारे 30 के 30 सदस्य होते हैं कहां से, लोकसभा से। ठीक। इसलिए इसे हम कहते हैं कमेटी ऑफ लोकसभा। ठीक है। दूसरा याद रखना, इसमें भी सदस्य का कार्यकाल 1 साल। इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, और इसका कार्य क्या होता है, विभिन्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के बजट एस्टीमेट को आपके चेक करना। ठीक। कि इनके जो बजट एस्टीमेट्स हैं वो आपके सही हैं या नहीं है। ठीक है। अनुमान समिति हर साल 2-4 डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री उठाएगी और उनके बजट जो प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो बनाए जा रहे हैं, उनको चेक करेगी। ठीक है। फिर उसमें अगर कोई बताना है कि इसमें कहां सुधार हो सकता है, तो वो सुधार सजेस्ट करना। इसके बाद में नेक्स्ट, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इस कमेटी का गठन हुआ था 1964 में। ठीक। किसकी रिकमेंडेशन पे, कृष्णा मेनन कमेटी की रिकमेंडेशन पर। अब यहां याद रखना, इस कमेटी में जो टोटल मेंबर हैं वो हैं आपके 22, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। ठीक। प्रत्येक मेंबर का कार्यकाल 1 साल। इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। फंक्शन आपके, इसका भी फंक्शन अब आपके क्या है ये समझना। सीएजी की जो रिपोर्ट आपके किससे रिलेटेड है, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक। तो पीएसयू से जो रिपोर्ट रिलेटेड है वो आपके कहां प्रस्तुत करेगा, सीएजी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में। बाकी की जो सीएजी की खर्चे की रिपोर्ट होती है वो प्रस्तुत करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी में। ये दोनों चीजें याद रखना। ठीक है। तो इसका भी काम आपके यही है। कब, जितने भी पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग है, पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग यानी सरकारी कंपनियां, वे कंपनियां जिनकी मालिक भारत सरकार है, तो पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग पीएसयू की आपके जांच करेगी, उनमें रिफॉर्म की सजेशन देगी। ठीक है। और सीएजी की वो रिपोर्ट जो आपके पीएसयू से रिलेटेड है, ये उसका भी जांच करती है कोपू, वॉलंटरी। भारत में आपके कमेटी सिस्टम इसलिए प्रभावी नहीं है क्योंकि किसी भी कमेटी की रिकमेंडेशंस मैंडेटरी नहीं होती। अब नेक्स्ट याद रखना, डिपार्टमेंटल कमेटीज। डिपार्टमेंटल कमेटीज अगर हम देखें तो इनका गठन ही 1993 में किया गया। आपके टोटल कमेटी ये 24 हैं, जिसमें लोकसभा की 16 और राज्यसभा की 8। अब इससे क्या मतलब है आपके,
16 कमेटी का चेयरमैन लोकसभा से होता है और 8 कमेटी का चेयरमैन राज्यसभा से। ठीक है, इस आधार पे हम कहते हैं आपके कि 16 कमेटी किसकी है, लोकसभा की, और 8 कमेटी किसकी है, राज्यसभा की। हर कमेटी में 31 सदस्य होंगे, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। ठीक है, आगे याद रखना टर्म ऑफ मेंबर 1 साल, इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के द्वारा। अब डिपार्टमेंटल कमेटीज का काम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेटिव के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी को करना। अब इससे आपके क्या तात्पर्य, इससे तात्पर्य आपके सीधा सीधा सा ये है कि जैसे मान लो क्वेश्चन ओवर हुआ, क्वेश्चन ओवर में मंत्री से क्वेश्चन पूछ लिया किसी एमपी ने, ठीक है, तो मंत्री थोड़ी तैयार करेगा, ये कमेटीज तैयार करेंगी उस क्वेश्चन का आंसर। तो यानी कि इसका मतलब एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेटिव के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी को तय करना ये कमेटी करती है। दूसरा नेक्स्ट आगे समझना कि किसी अमेंड में इंट्रोड्यूस करने से पहले रिव्यू करना। ठीक, कोई भी बिल आपके अगर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो रहा है, गजट में प्रकाशित होने वाला है, उससे पहले रिव्यू करेंगे कि सब कुछ सही है मामला या नहीं है। तीसरा, आपके बजट को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले उसे चेक करना। ठीक, और चौथा, आपके डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग में अगर कुछ रिफॉर्म है तो उससे रिलेटेड सजेशन देना। ये काम होते हैं किसके, डिपार्टमेंटल कमेटीज के। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो सामान्य प्रावधान समझ लो इससे रिलेटेड, आर्टिकल 148 इसमें आपके सीएजी का डिस्क्रिप्शन है। ठीक, अब यहां समझना कि सीएजी की जो पोस्ट ली गई है वो कहां से ली गई है, यूके। ठीक, नेक्स्ट, सीएजी जो आपके है वो है गार्जियन ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि का संरक्षक। ठीक, अब इसे गार्जियन क्यों कहते हैं हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, क्योंकि संचित निधि से जो आपके पैसा खर्च होता है उसकी ऑडिटिंग करता है ये। ठीक है, इसके बाद में ऑडिटिंग के बाद ये बताता है कि पैसा गलत तरीके से खर्च हुआ है या सही तरीके से हुआ है। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट याद रखना, इसको कहते हैं हम गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति का पथ प्रदर्शक। ठीक, क्योंकि लोक लेखा समिति इसी की रिपोर्ट की जांच करती है। ठीक है, इसके अलावा आपके सीएजी पार्लियामेंट के एजेंट की तरह कार्य करता है। ठीक, ये तो बेसिक प्रोविजन है सीएजी पोस्ट से रिलेटेड। अब अगला नेक्स्ट याद रखना, इसको नोट करो फिर समझाएं। तो इंडिया में आपके जो सीएजी है वो मिस नॉमर की तरह बिहेव करता है। अब इस मिस नॉमर से आपके तात्पर्य क्या है ये समझ लें हम। मिस नॉमर से आपके तात्पर्य ये है कि एक्चुअल में सीएजी का नाम है वो कंप्लीट काम नहीं है भारत में। ठीक, जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर, कंट्रोलर मतलब किसी चीज को कंट्रोल कर रहा हो, और ऑडिटर मतलब लेखा परीक्षा करना, यानी अकाउंट्स की ऑडिटिंग करना या एक्सपेंस की ऑडिटिंग करना। तो अब होता क्या है कि यूके के अंदर जो सीएजी है, सीएजी की पोस्ट हमने यूके से ली है, यूके के अंदर जो सीएजी है उसका काम कंट्रोलर और एडिटर दोनों का है। मतलब यूके के अंदर संचित निधि से अगर पैसा आपके विड्रॉ होगा तो सीएजी इसको कंट्रोल कर सकता है, और जो एक्सपेंस हुए हैं उनकी ऑडिटिंग भी कर सकता है। लेकिन भारत के अंदर जो सीएजी है वो कंट्रोलर जैसा कुछ करता नहीं है, ये सिर्फ ऑडिटिंग करता है यहाँ। यानी कि इंडिया में अगर कंसोलिडेटेड फंड से पैसा विड्रॉ हुआ है तो सीएजी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन एक्सपेंस की ऑडिटिंग कर सकता है। ये होता है आपके इंडिया और यूके के सीएजी में डिफरेंस। इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया का सीएजी एक मिस नॉमर की तरह बिहेव करता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगला समझना, सीएजी अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। कार्यकाल या तो 6 साल पहले पूरे हो जाए या 65 साल की एज पहले पूरी हो जाए, दोनों में से जो भी हो जाए। जैसे मान लो 58 ईयर में कोई सीएजी बना तो 6 साल पूरे होंगे तब भी 64 हुआ, ये पूरे 6 साल चलेगा। कोई 61 साल की एज में सीएजी बना तो इसके 6 साल नहीं हो पाएंगे, उससे पहले इसकी एज 65 साल हो जाएगी। ठीक है, कार्यकाल से पहले कैसे हटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, और फंक्शन इसका क्या है, ऑडिटिंग। अकाउंट और ऑडिटिंग दो प्रोसेस होती हैं, इसको समझ लो। अकाउंट का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, आय और व्यय का लेखा जोखा। ऑडिटिंग का मतलब होता है चेक द लिजिटमेसी रेशनलिटी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस। जो इनकम आई है इलीगल तो नहीं आ रही, एक्सपेंस जो जा रहा है वो गलत तरीके से तो नहीं हो रहा। ठीक है, अकाउंटिंग में इनकम और एक्सपेंस लिखा है बस, लीगल इलीगल रेशनल इरेशनल से मतलब नहीं है। लेकिन ऑडिटिंग का मतलब उसकी रेशनलिटी इरेशनलिटी को चेक करना, उसकी लीगलिटी इलीगलिटी को चेक करना, ये होता है ऑडिटिंग। ठीक है, अपन बोलते हैं ना किसी पे कि कंपनी पे ऑडिट बैठ गई, ऑडिट बैठ गई का मतलब क्या होता है, क्या वो उसकी लीगलिटी चेक हो रही है कि पैसा आया कहां से है। ठीक, ऑडिटिंग, तो ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में बेसिक डिफरेंस क्लियर हुआ। अकाउंटिंग का मतलब होता है सिर्फ इनकम एक्सपेंस को लिखना, और ऑडिटिंग का मतलब आपके उसकी रेशनलिटी या लीगलिटी को चेक करना। अब ऑडिटिंग में याद रखना, ऑडिटिंग का मतलब चेक द लेजिटिमेसी रेशनलिटी ऑफ एक्सपेंस। ऑडिटिंग 3 प्रकार की आपके होती है,
एक लीगल ऑडिट, एप्रोप्रिएशन ऑडिट और रेशनल ऑडिट। ठीक है, अब इन तीनों का अर्थ क्या होता है? लीगल ऑडिट का मतलब ये होता है कि जिस प्लान या आइटम के लिए पैसा सैंक्शन हुआ है क्या उसी पे खर्च हुआ है, किसी और पे तो खर्च नहीं कर दिया। ठीक, मान लिया कि आपके कोई पैसा सैंक्शन हुआ है सोलर लाइट लगाने के लिए, तो ये लाइट पे ही खर्च हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि इस पैसे से साइकिलें बांट दी गई हो गांव में। ठीक, तो ये होता है कौन सा ऑडिट? लीगल ऑडिट। दूसरा आपके एप्रोप्रिएशन ऑडिट, इसका मतलब ये है कि जितना पैसा सैंक्शन हुआ है कहीं उससे ज्यादा तो खर्च नहीं कर दिया उस आइटम के ऊपर। मान लिया 100 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ है तो 100 ही किया है, ऐसा तो नहीं है कि वो 160 करोड़ खर्च कर दिया हो। तीसरा होता है रेशनल ऑडिट। रेशनल ऑडिट का मतलब आपके एक्सपेंस की रेशनलिटी को चेक करना, क्या पैसा तार्किक तरीके से खर्च हुआ है। जैसे कि आपके फॉर एग्जाम्पल टीएडीए बिल लगते हैं, अब आपको जाना है यहां से कैंप और आप ट्रेवल अलाउंस लगा दो 3000 रुपए का, अब यहां से कैंप तक 3000 रुपए किससे? हवाई जहाज से गए तो जो लगा। ठीक, तो ऐसे ही सरकारी अधिकारियों के बिल होते हैं उल्टे सीधे, कुछ भी लगाते हैं ये। तो रेशनल ऑडिट उसी की होती है कि ऐसा क्या किए थे आप। ठीक, कितना आपकी ट्रेवल अलाउंस आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद में नोट कर लो इसे जी। अब यहां देखना कि सीएजी सेंटर गवर्नमेंट में क्या करता है और स्टेट गवर्नमेंट में आपके क्या करता है, ये दोनों फंक्शन देख लो। स्टेट गवर्नमेंट में सीएजी अकाउंटिंग भी करता है और ऑडिटिंग भी करता है, मतलब किसी राज्य के अंदर आपके सीएजी का काम अकाउंटिंग भी होता है और ऑडिटिंग भी होता है। लेकिन सेंटर गवर्नमेंट के अंदर आपके सीएजी का काम होता है सिर्फ ऑडिटिंग। ठीक, सेंटर गवर्नमेंट के अंदर अकाउंटिंग का काम एक दूसरा व्यक्ति करता है जिसे कहते हैं हम कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, सीजीए। ये पोस्ट बनी थी 1976 में। 1976 से पहले सेंटर गवर्नमेंट की अकाउंटिंग ऑडिटिंग दोनों सीएजी करता था, लेकिन 1976 में इन दोनों कामों को आपके अलग कर दिया गया और सेंटर के अकाउंटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल एक दूसरा अधिकारी बना दिया गया, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, सीजीए। ठीक, ये आपके अकाउंटिंग हेड ऑफ इंडिया और सीएजी ऑडिटिंग हेड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब आपके ऑडिटिंग करेगा किसकी? सीएजी, कंसोलिडेटेड फंड, कंडलिक अकाउंट फंड, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, पीएसयू, सबकी आपके यही करता है। ठीक है, ना कुछ आपके निगम होते हैं, निगम मतलब आपके कॉरपोरेशंस, जो भारत सरकार के कॉरपोरेशन होते हैं, इनमें से आपके बे कॉरपोरेशन जिनकी ऑडिटिंग सीएजी करता है, बे कॉरपोरेशन जिनकी ऑडिटिंग सीएजी के साथ मिलकर कोई प्राइवेट ऑडिटर करता है, और बे कॉरपोरेशन जिनकी ऑडिटिंग सिर्फ है, और बे कॉरपोरेशन जिनकी ऑडिटिंग सिर्फ प्राइवेट ऑडिटर करता है। यहाँ सीएजी का कोई रोल नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो आपके सीएजी जिन कॉरपोरेशन की ऑडिटिंग करता है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, एयर इंडिया। ठीक, सीएजी के साथ मिलकर आपके प्राइवेट ऑडिटर करेगा सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, आईएफसी, इंडियन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ठीक, ओनली प्राइवेट ऑडिटर एलआईसी, आरबीआई, एसबीआई और एफसीआई, ये चार याद रखना, इनकी सीएजी ऑडिटिंग नहीं करता। एग्जाम में सिर्फ यही पूछे जाएंगे कि सीएजी किस गवर्नमेंट के विभाग की या पीएसयू की ऑडिटिंग नहीं करता। तो एसबीआई, आरबीआई, एलआईसी और एफसीआई, इन चारों की ऑडिटिंग सीएजी नहीं करता। बाकी का तो सीएजी है ही कहीं ना कहीं। ठीक है,